नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पॉलिटी को मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूं, तो जहां से आपके यूपीएसआई, कांस्टेबल, लेखपाल, एसएससी, जीडी के जितने भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं राज्य व्यवस्था से, ये सारे प्रश्नों को इसमें कवर किया जा रहा है। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये मेरा पॉलिटी का तीसरा सेशन है। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। और अब मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसा कि इसके भाग 2 तक हमने बात कर लिया है कि किस प्रकार से जो हमारे संविधान सभा में जो 15 महिलाएं थीं, उनमें से मैंने आपको बताया था कि 15 के 15 इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसमें से 5-6 नाम इम्पॉर्टेंट है जो मैंने इसके पहले वाले पार्ट में बता दिया है। तो अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से आप देख सकते हैं। और प्लीज़ उन जो जो नाम हैं उनको ध्यान रखिएगा। तो अब मैं थोड़ा सा इसको रिकॉल करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे चीज़ों को। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, तो जो पहली जो चीज़ थी हमारी वो ये थी कि 9 दिसंबर 1946 हमारे जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये नाम इम्पोर्टेंट है। फिर 11 दिसंबर 1946 यहाँ पे हमारे बन जाते हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये दोनों डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और फिर 13 दिसंबर, ये भी डेट इम्पॉर्टेंट है। मैं 4 डेट लिखूंगा फिलहाल, इन चारों डेटों को आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, चारों के चारों इम्पॉर्टेंट हैं। 1946, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आते हैं, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उद्देश्य पूछा गया है काफ़ी परीक्षाओं में और आगे भी पूछा जाता रहेगा। कुछ ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों, कुछ क्या सभी प्रश्न वही होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, बस ये होता है कि देखा जाता है कि कितनी तैयारी है कितनी नहीं है। ठीक है, प्रश्न तो वही होते हैं। अब इतिहास में अगर कोई प्रश्न पूछेगा कि मुगल वंश का स्थापना किसने किया था, तो वो बाबर के अलावा कुछ और नहीं हो जाएगा, हमेशा बाबर ही रहेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेगुलेशन आता है। फिर अगला जो डेट है वो है, मतलब ये जब पास हो गया था ऑब्जेक्टिव रेगुलेशन, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव, ये जब पास हुआ है ये हुआ है आपका 22 जनवरी 1947। ठीक है, क्योंकि हम जनवरी में आ गए हैं तो 1946 के बजाय 47 हो गया। ठीक है, और ये सर्वसम्मति से पास हुआ था, यानी कि सबकी सहमति से, सर्वसम्मति से पास। ठीक है, चारों डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलते हैं अब हम यहाँ से अब कुछ आगे देखेंगे, पढ़ेंगे कि मतलब अब आगे चीज़ें कैसी हैं। ठीक है, तो दोस्तों 1947 में माउंटबेटन प्लान आया था। ठीक है, माउंटबेटन प्लान आया था। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट। माउंटबेटन प्लान आया था जिसमें कि 2 संविधान सभा की बात की गई थी। 2, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान सभा। एक जो था वो इंडिया के लिए था। ठीक है, और एक जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो थी आपकी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान। ठीक है, एक पाकिस्तान के लिए था, एक इंडिया के लिए था। जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान सभा थी उसमें से 90 लोग त्यागपत्र दे दिए थे पाकिस्तान का संविधान बनाने के लिए। यानी कि जैसे कि हमने बात किया था ना 296, तो 296 को हमने 2 भागों में बांटा था, एक तो 292 था, एक 4 था, लेकिन ये कुल मिला करके 296 है। ठीक है, लेकिन इस 296 में से, यानी कि इस 296 में से हमारे जो 90 लोग हैं वो त्यागपत्र दे देंगे। ठीक है, तो बचेंगे कितने? 206। तो यहाँ पर क्या होगा कि 1947 में प्रिंसली स्टेट की सीटें जो 93 सीटें नहीं भर पाई थी, अरे भाई 93 जो सीटें थी प्रिंसली स्टेट वाली, प्रिंसली स्टेट, ठीक है, ये सीटें कहाँ भर पाई थी? इन लोगों ने अपने लोगों को भेजा ही नहीं था, जो राजकुमार थे, जो राजा थे, महाराजा थे, इन लोगों ने अपने लोगों को भेजा ही नहीं संविधान सभा में, तो ये सीटें खाली की खाली रह गई थी।
लेकिन अब ये सीटें भर जाएंगी, ठीक है। तो 206 प्लस ये 93 कितना हो गया, 6 3 9 और ये 9 और ये 299। लेकिन 299 में से भी कुछ लोग पाकिस्तान की संविधान सभा में चले जाएंगे, यानी कि इस 299 में से भी कुछ लोग जो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था इसमें लोग चले जाएंगे। वो आपको ध्यान नहीं रखना कितने गए थे, लेकिन इसमें से भी कुछ गए थे, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट आया था, ठीक है। इंडिया यानी कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूँ, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 ये आया था, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये आया था जुलाई 1947 में आया था, ठीक है। जुलाई 1947 में आया था ये। और इस एक्ट के आने के बाद इंडिया जो है, जो मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, इसके पास दो शक्तियाँ आ गई थी, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, ये काफ़ी डिटेल में जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें क्या था, पहले में क्या था कि जो संविधान सभा मतलब एक तो संप्रभु बन गई। संप्रभु का मतलब कि अपना वो सारा निर्णय ले सकती है। जैसे भारत क्या है, संप्रभु देश है ना, यानी कि उसको अगर अपना फैसला लेना है तो किसी पर डिपेंड नहीं है। मान लीजिए कि कोई राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई फैसला लेना है मोदी जी को, तो वो बांग्लादेश पर चाहे पाकिस्तान पर चाहे किसी भी देश पर निर्भर थोड़े ना है, वो जब चाहे तब फैसला ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो संप्रभु हैं, संप्रभु हैं, ठीक है। और दूसरी जो बात थी उसमें ये थी कि इस एक्ट के आने के बाद अंग्रेज़ों के जो पूर्व के जो कानून थे वो भारतीय पर लागू होते थे, वे समाप्त हो गए, ठीक है। क्योंकि भाई मान लीजिए कि इस 1947 के पहले अंग्रेज़ों का ही तो कानून चल रहा था, तो इसके पहले जो भी था अब ये इस एक्ट के बाद अब ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा। इसमें क्या है, एक है मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग CONSTITUTION कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। इसके जो प्रमुख हैं ये हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, PRASAD प्रसाद, ठीक है। और दूसरा जो है वो है मेकिंग लॉ, मेकिंग लॉ यानी कानून बनाने वाला। तो इसके जो प्रमुख थे वो हमारे JV मावलंकर साहब थे, ठीक है। हेड जो हैं वो JV मावलंकर, पूछ लेगा तो बताना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। JV मावलंकर है जो कानून बनाने वाला जो समिति था, ठीक है। ये डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी कि अडॉप्ट किया गया था। अडॉप्ट करना तो थोड़ा सा गलत शब्द हो जाएगा, मतलब इसको स्वीकार कर लिया गया इतना, यानी कि पूरा बन के तैयार हो गया, ऐसे समझ लीजिए कि पूरा बन करके वो कानून की जो किताब थी ये इस डेट पर अंगीकृत हो गई। आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसमें अंगीकृत शब्द ही आपको मिलेगा, ठीक है। यानी कि उसको अंगीकृत कर लिया गया। तो इसमें क्या था कि जैसे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान तो बन गया, लेकिन लागू जो है ये अंगीकृत किया गया था, अंगीकृत, ये अंगीकृत करने की तारीख है, ठीक है। लेकिन 26 जनवरी 1950, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, दोनों डेट इम्पॉर्टेंट है। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन हमारा जो संविधान है ये लागू हो गया था। तो दो चीज़ें हैं, ये दोनों प्रश्न बन सकते हैं कि अंगीकृत कब किया गया था, तो बताना पड़ेगा आपको। ये डेट, दोनों डेट दे देगा कंफ्यूज करने के लिए। और लागू करने का जो डेट है वो है हमारा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया था, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, ध्यान रखिएगा। कहानी ये है कि 26 जनवरी 1930 को, यानी कि ठीक 20 साल पहले, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट तो मतलब है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको।
वैसे परीक्षा में बहुत कम देखा गया है इसको, इस वाले डेट को, ठीक है। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक फैक्ट है ना ये, कि आखिर में 26 जनवरी ही क्यों, ठीक ना। इसके आगे मैं एक छोटी सी कहानी और बताऊंगा, ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 से चला था अपना, ठीक है, और 45 तक चला था। फिर उसके बाद आपको पता है कि ये जो जापान जो था, जापान इस पर 6 अगस्त को और 9 अगस्त को, इस पर 1945 में ही परमाणु बम गिरा दिया गया था। किसके द्वारा? तो यूएस के द्वारा, यूएस ने गिरा दिया था। और उस टाइम पर यूएस के, यानी कि यूएस के जो नेवी ऑफिसर थे, नेवी ऑफिसर, वो कौन थे? वो कोई और नहीं बल्कि हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन ही थे। माउंट बेटन, ये काफ़ी डिटेल है ये, ठीक है, लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन समझ लीजिए कि यही उस समय पर नेवी ऑफिसर हैं। तो आप कहेंगे कि भाई माउंट बेटन तो ब्रिटेन के थे, तो फिर ये यूएसए के नेवी ऑफिसर कैसे हो गए? तो मैं ये भी बता दे रहा हूँ कैसे हो गए। क्योंकि आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का जो साथ है वो यूएस ने दिया था। तो यूएस के ही तो मान लीजिए कि जब ब्रिटेन का जब साथ, भाई ब्रिटेन की पूरी एकदम तबाही मच गई थी, तो जब ब्रिटेन का जब साथ जब यूएस जब दे देगा, तो ब्रिटेन के क्या अधिकारी यूएस में जाकर सेवा नहीं देंगे? भाई खुद सोचिए आप, ऐसा होता है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में भी होता है कि यहाँ के अधिकारी वहाँ जा कर के, जैसे मान लीजिए कि यूएन में, अभी करंट में बता रहा हूँ, हाल फिलहाल में जो होता है कि यूएन में हमारे जो सीएपीएफ जो है, सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ठीक है, यूपीएससी इसका एग्ज़ाम हेल्ड करती है, यूपीएससी, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। तो इसके जो अधिकारी जो होते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट लेवल के जो अधिकारी जो होते हैं, ये यूएन में जाकर के सेवा देते हैं, ठीक है, यूएन में जाकर के सेवा देते हैं। उनके बैच पर इंडिया लिखा रहेगा, इंडिया, ठीक है। खैर इससे आपको मतलब नहीं, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो देश साथ देता है उसमें आपके अधिकारी जाकर के सेवा दे सकते हैं और देते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कहानी क्या थी कि 15 अगस्त 1945 को जापान ने हार मान लिया। 15 अगस्त 1945 को, देखिए 6 अगस्त को तो बम फोड़ा गया इस पर, पाकिस्तान पर 6 अगस्त को तो बम फोड़ा गया, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। और ठीक 5-6 दिन बाद, यानी कि 15 अगस्त 1945 को जो जापान है वो हार मान जाता है और सरेंडर कर दिया इसने यूएस के सामने, ठीक है, हार मान लिया। तो माउंटबेटन ने कहा कि हम भारत को 15 अगस्त को आज़ाद कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये डेट जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और मैं इस डेट को मतलब इतिहास के पन्नों में दर्ज करा देना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए माउंटबेटन ने कहा कि 15 अगस्त को ही हम भारत को स्वतंत्र करेंगे, और भारत हमारा जो है ये 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है। ये डेट तो मुझे लगता है कि जो पढ़ता होगा वो भी, जो नहीं पढ़ता होगा वो भी, सबको पता है ये, ठीक है। हमारे ज़िंदगी का काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी अहम, इससे काफ़ी जज्बात जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस डेट से। तो इस दिन हमारा देश जो है ये स्वतंत्र हो गया। इसके पीछे कहानी क्या थी मैंने बता ही दिया आपको, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों एक शब्द होता है संप्रभु। संप्रभु, अब कुछ शब्द हैं जिनको मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं, थोड़ा सा बता दूं आपको। एक शब्द होता है संप्रभु। संप्रभु का अर्थ मैंने अभी बताया आपको कुछ देर पहले कि संप्रभु का मतलब होता है कि जो अपना सारा फैसला खुद ले सके, जो किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो, ठीक है। तो यही इसका अर्थ होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या 15 अगस्त 1947 को हमारा जो देश है वो संप्रभु था? आप कहेंगे कि हाँ था। क्यों? क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो गया था इस डेट पर। लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, संप्रभु नहीं था। संप्रभु तो वो तब बना ना कि जब हमारा संविधान लागू हो गया, ठीक है। हमारा जब संविधान 1950 में जब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, तब ये संप्रभु हुआ है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को भी संप्रभु नहीं था, 1949 को भी संप्रभु नहीं था। ध्यान दीजिएगा,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। संप्रभु जो है वो इस डेट पर हुआ है हमारा देश, इस डेट पर नहीं हुआ है, ठीक ना, इस डेट पर नहीं हुआ है, इस डेट पर हुआ है 26 जनवरी 1950 को भारत हमारा जो है वो संप्रभु हुआ था, ठीक है। यानी कि अपने सारे फैसले जो हैं वो ले सकता था। आगे देखते हैं। कॉमनवेल्थ, आपने एक शब्द सुना होगा, ठीक है। कॉमनवेल्थ देश वही, सॉरी इसको सीधा कर दूँ, कॉमनवेल्थ देश वही हैं जो जैसे कि जो ब्रिटेन के अधीन कभी न कभी रहे हैं, ठीक है। तो वो कॉमनवेल्थ के अंडर में जो है वो उन्हीं देशों को लिया गया है, वही देश हैं इसमें जो कि ब्रिटेन के कभी न कभी अधीन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ डेट लिख रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए, कांस्टेबल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एसआई के लिए भी है। एसआई के लिए तो खैर कम है, कांस्टेबल के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे देखिए पहला डेट जो है वो 22 जुलाई 1947, क्या है इस दिन, तो राष्ट्रीय झंडा दिवस, ठीक है, झंडा दिवस, ठीक है, पहला डेट। दूसरा डेट है 24 जनवरी 1950। ये इस दिन दो चीज़ें हुई हैं, पहला राष्ट्रीय गीत, ठीक है, राष्ट्रीय गीत, और दूसरा जो है वो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ठीक है। आगे देखते हैं। 24 जनवरी 1950 राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति, इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति जो है चुन लिया गया 24 जनवरी को, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 तो आपको पता ही है, 26 जनवरी 1950 ये तो पता ही है, संविधान लागू। तो डेट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी को दो चीज़ें और हुई हैं, और ये 22 जुलाई, ये पूछा जाता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। पेज को मैं बदल लूँ, बदल ही देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। वीडियो भी हमारी ऑलमोस्ट 17 मिनट की हो ही गई है, मान के चलिए 7-8 मिनट और क्लास चलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेकिन इसमें टाइम कितना लगा था हमारा, 9, देखिए पहली बात ये है कि 9 दिसंबर 1946 से ले करके 26 नवंबर 1949, इसके बीच में कितना हो जाता है, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन, ये इम्पोर्टेंट है, ये ईयर है, ये मंथ है, ये डे है, ठीक है। इसके बीच में क्या क्या हुआ था भाई, जाहिर सी बात है कि ये तो पहला सेशन हुआ, फिर यहाँ पे ख़त्म हो गया, संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, तो इसके बीच में भी तो कुछ चीज़ें हुई होंगी, तो इसके बीच में कुछ समितियाँ बनी थी, ठीक है। तो दो टाइप की समितियाँ थी, एक तो माइनर कमेटी थी और एक मेजर कमेटी थी, ठीक है। तो दोनों से मैं जो इम्पोर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारी कमेटियाँ हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में आती हैं और आती रहेंगी, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहले हम माइनर कमेटी की बात करेंगे, माइनर कमेटीज़, ठीक है। तो इसमें पहला जो है याद रखिएगा आप लोग, फाइनेंस स्टाफ कमीशन, ठीक है, जिसके हेड जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। फाइनेंस स्टाफ कमीशन, ठीक है, हेड कौन है, राजेंद्र प्रसाद है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। दूसरा देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो है हाउस कमीशन, तो पट्टाभी सीताभी रमैया थे। हाउस कमीशन, कमीशन की स्पेलिंग तो COMMISSION होता है, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता चल रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये पट्टाभी सीता रमैया, ठीक है। और जो तीसरा था वो था ऑर्डर ऑफ बिजनेस, एक कमेटी थी, ठीक है,
तीन ही फिलहाल याद रखिएगा। माइनर में मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेजर को जो बताऊंगा 4-5, उसमें 5 कमेटी आपको बताऊंगा, वो याद रखिएगा, क्योंकि मेजर की जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है थोड़ी कम है। इसमें कुल मिलाकर के 6-7 कमेटियाँ हैं, जिसमें से 3 मैंने आपको बता ही दिया, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जो तीसरी कमेटी है जो याद रखने लायक है, वो है मान के चलिए कि ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी कमीशन जो था वो है ऑर्डर ऑफ कमीशन, ठीक है। इसके जो थे वो के एम मुंशी थे, के एम मुंशी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं मेजर कमेटीज़ की। मेजर COMMITIES कमिटीज़, ठीक है। इसमें जो है देखिए 1 2 3, ठीक है। पहले 3 यहाँ बताऊंगा, 2 यहाँ बताऊंगा, आप पाँचों याद रखिएगा। 5 और 3 8, ये मतलब 8 कमेटी याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। पहला जो है संघ समिति, संघ शक्ति, ठीक है, संघ शक्ति, संघ शक्ति, ठीक है। हेड कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे जो है संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तो पांचों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा समझ लीजिए आप। ये भी जो है वो नेहरू हैं इसके हेड। ये प्रांतीय संविधान समिति एक है, प्रांतीय संविधान समिति, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरदार पटेल, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, सरदार पटेल, ठीक है। आगे देखते हैं चौथा जो है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 4-5 स्टार लगा लीजिए। ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। हेड कौन है? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आप याद रखिएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, नोट सब बनाते चलिएगा, मैं बोल रहा हूँ ना उसको आप सुन करके लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर जो है कितना हो गया, ये 4 हो गया क्या? हाँ 4 हो गया। 5वां बता रहा हूँ, यह है सलाहकार समिति। लेकिन देखिए 2 चीज़ें इसमें हैं, एक तो सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो वो डॉक्टर BN राव थे, ठीक है, बेनेगल राव। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे सलाहकार समिति ऑन फाइनेंस एंड माइनॉरिटीज़, ठीक है, एंड ट्राइबल्स, ठीक है। तो इसके जो हैं यानी कि माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, ट्राइबल मतलब जनजाति, यानी कि जो जनजाति अल्पसंख्यकों को जो सलाहकार जो समिति थी वो किसकी थी? तो वो थे हमारे, नाम बताऊंगा अभी, रुकिए पहले लिख लो। सलाहकार, ठीक है। क्या है ये, क्या तो है, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक लिख देता हूँ, अल्पसंख्यक, ठीक है, वो जनजाति, ठीक है, अल्पसंख्यक जो जनजाति का जो मतलब इस मामले पर जो सलाह जो देने के लिए जिनको बनाया गया था जो थे, वो थे हमारे, बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। मैंने जल्दी जल्दी सबका नाम लिख दिया है, नोट्स प्लीज़ बना लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक है मूल अधिकार उप समिति, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मतलब बता रहा हूँ ना कि मेजर कमिटीज़ में ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। मूल अधिकार समिति, कौन है इसके हेड? तो ये हैं JB कृपलानी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हैं आगे क्या, मतलब इतना अगर आप ध्यान रखते हैं तो जो भी हमारी आगामी जो परीक्षाएं हैं, वैसे एक और हैं, ठीक है, तो वो मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा, तो मैं कल आपको हो सकता है बता दूंगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जितना मैंने बता दिया है इसी में से प्रश्न आते हैं, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना। तो मैंने इसका शॉर्ट नोट नहीं बनाया है, क्योंकि मैं पहले शॉर्ट नोट तैयार करता हूँ, फिर वहाँ से चीज़ों को देख देख करके आपको बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट नहीं है वो, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और इसको बना लीजिएगा, ठीक है, बढ़िया से। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और कल हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, और उसमें हम पढ़ेंगे 6 और सदस्यों के बारे में, ठीक है, और क्या उनकी कहानी है, कौन मरा, किसको ऐड किया गया, ठीक है, किसको निकाला गया, मतलब किसके साथ क्या हुआ, किसकी तबीयत खराब, मतलब सब पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। और तो कल हमारा जो चैप्टर जो शुरू होगा वो होगा ड्राफ्टिंग कमेटी से। मैं भी आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, ड्राफ्टिंग, DRAFTING कमिटी, ठीक है। चलिए इसको भी पूरा लिख देता हूँ, कमिटी, COMMIT, क्या होता है, TE, कमिटी, ठीक है। आई थिंक यही स्पेलिंग है, स्पेलिंग है बोला आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कल क्लास स्टार्ट होगा और कल हम यहीं से पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान से रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ फिर आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।